Hello friends, good morning. Now today's topic is waterfall model. तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वाटरफॉल मॉडल कब यूज किया जाता है और इसमें क्या क्या होता है। तो इन सब के बारे में तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल। तो आज हम लोग वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो अलग अलग मॉडल्स हैं उसमें से एक मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल बेसिकली होता क्या है और बेसिकली ये है क्या। नाउ तो वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट एसडीएलसी मॉडल। एसडीएलसी का ये सबसे पहला मॉडल है टू बी यूज्ड वाइडली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका खूब यूज होता है टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। यानी वाटरफॉल मॉडल सबसे पहला मॉडल है एसडीएलसी का जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो वाटरफॉल अप्रोच में एक्चुअली होता क्या है कि वाटरफॉल अप्रोच में जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, होल प्रोसेसेस, जो भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है इनटू सेपरेट फेजेस। अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं पहले तो। मीन्स वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं सब प्रोसेसेस को अलग अलग फेज में डिवाइड करते हैं। और इन द वाटरफॉल मॉडल टिपिकली और ये फेज में होता ये है कि जो आउटकम मिलता है हमको वन फेज का, वो एज अ इनपुट होता है नेक्स्ट फेज के लिए। यानी पहला फेज से जो हमको आउटपुट मिलेगा वह दूसरे फेज में एज अ इनपुट जाएगा। वहां से जो आउटपुट मिलेगा वो तीसरे फेज में एज अ इनपुट जाएगा। वहां से जो आउटपुट मिलेगा अगले फेज में वो वहाँ एज अ इनपुट जाएगा। यानी एक फेज में हमको जो आउटकम मिलता है वो अगले फेज के लिए एक तरह से इनपुट का काम करता है। इसीलिए इसे हम लोग एक छोटे से फिगर से समझते हैं। जैसे इनका जो सबसे पहला जो पहला फेज होता है उसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ऑलरेडी नोट्स में आपको मिल जाएगा ये सारे फिगर्स। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो हमारा पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद जो भी चीज हमको मिलता है वो एज अ इनपुट जाता है अगले फेज में। और अगला फेज है हमारा सिस्टम डिजाइन। यानी उसके बाद हम सिस्टम का डिजाइनिंग करते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से जो भी आउटपुट मिला वो सिस्टम डिजाइन में गया एज अ इनपुट। फिर सिस्टम डिजाइन से जो भी चीज हमको मिला वो अगले फेज में एज अ इनपुट गया। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का फेज रखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ये हमारा तीसरा फेज है। जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज होता है, नाउ इम्प्लीमेंटेशन से जो आउटकम हमको मिला वो जाता है अगले फेज में। तो अगला फेज है हमारा टेस्टिंग का। ये टेस्टिंग में एज अ इनपुट जाता है। फिर टेस्टिंग से जो हमको रिजल्ट निकला उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट का फेज होता है। डिप्लॉयमेंट, और फिर डिप्लॉयमेंट के बाद का जो हमारा फेज है वो सबसे लास्ट फेज है मेंटेनेंस का। यानी सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करते हैं। इन फेजेस के बारे में डिटेल में हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले इन फेजेस को देखो तो दिखने से कैसा लगता है। जस्ट कलर चेंज करते हैं। सारे फेजेस में देखो तो किस तरह से, जैसे वाटर जब आगे बढ़ता है, वाटर कहीं से फॉल होता है, वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से कुछ पानी इस तरह से गिरता है, फिर यहाँ से ऐसे गिरता है, फिर ऐसे जाता है। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक्चुअली ये ऐसा लगता है ना कि वाटर गिर रहा है हर अगले फेज में। और आपको ये भी समझते हो कि जब वाटर फॉल होता है नीचे तो हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से कभी ऊपर नहीं जाता है। यानी यहां से यहां नहीं जा पाएगा, ये कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आएगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा वाटरफॉल मॉडल। यानी जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी जो फर्स्ट फेज का काम जब हमारा पूरा हो जाएगा
तब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट फेज में आ गए तब वापस फर्स्ट फेज में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट फेज में आएंगे, नेक्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट में आएंगे, उसके नेक्स्ट में आएंगे, यानी जब भी हम बढ़ेंगे तो अपने से अगले फेज में कभी बैक नहीं आएंगे। इसीलिए इसको कहा गया वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। नाउ अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या है। होप आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि वाटरफॉल मॉडल इसका नाम क्यों पड़ा, या वाटरफॉल मॉडल में होता क्या है। तो अब हम लोग वन बाय वन इसके फेजेस देखते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा अगर आपने एसडीएलसी याद किया है तो लगभग इसके भी जो फेजेज हैं एसडीएलसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा फेज का नाम अलग है। जनरली जो हम लोगों ने एसडीएलसी में पढ़ा है काम तो वही सब होता है, बट थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, फेजेज में, नंबर ऑफ फेजेज में, नेम ऑफ फेजेज में, वगैरह वगैरह। नाउ तो ये हमारा पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है। यस, तीन फेज देखते हैं अभी। सो यहाँ देखो कि द सिक्वेंशियल फेजेज इन द वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल के फेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फेज हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, पहला फेज ये था हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस में क्या होता है, देखो ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स, जितने भी यूजर से हमको रिक्वायरमेंट्स लेने हैं उस सिस्टम के बारे में, सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो कैप्चर किया जाता है इस फेज में। सारे रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं पहले ही कि जो जो हमको काम करना है, क्या करना है, क्या आपको चाहिए, हर तरह का रिक्वायरमेंट इस फेज में ले लेते हैं पहले। और उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब जो भी उनसे लिया गया, जो भी रिक्वायरमेंट लिया गया उनके आधार पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यही एक्चुअली हमारा एसआरएस जो होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आगे हम लोग एसआरएस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मेन हमारा काम क्या है कि सारा रिक्वायरमेंट ले लेना और उसके आधार पर डॉक्यूमेंट बनाना, पहला काम। नाउ अब जब ये काम हमारा पूरा हो जाता है तो दूसरा काम शुरू होता है। दूसरा काम है हमारा सिस्टम डिजाइन, यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो हमारा फर्स्ट फेज था उसमें जो हमने स्टडी किया इन दिस फेज, एंड द सिस्टम डिजाइन इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद हम लोग सिस्टम डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। सिस्टम डिजाइन हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। यानी सिस्टम डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हार्डवेयर स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन सा हार्डवेयर हमको चाहिए, सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या क्या है हार्डवेयर के लिए, ताकि जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है उसके हिसाब से कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए वो, और ओवरऑल हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या रहेगा, यानी जो सॉफ्टवेयर अगर हम बनाएंगे तो उनका आर्किटेक्चर कैसे होगा। आर्किटेक्चर भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, वन टीयर आर्किटेक्चर, टू टीयर आर्किटेक्चर, कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग सिस्टम को पहले डिजाइन करते हैं। तो पहला हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर किया, उसके आधार पे डिजाइनिंग किया, और तब हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। यानी जो भी डिजाइनिंग हम लोगों ने किया, जो भी सिस्टम डिजाइनिंग हम लोगों ने किया है, उस सिस्टम डिजाइनिंग के आधार पे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, यहाँ पे कॉल्ड यूनिट्स, एक एक यूनिट का प्रोग्राम लिखते हैं, विच आर इंटीग्रेटेड इन द नेक्स्ट फेज, और वो नेक्स्ट फेज में इंटीग्रेट होता है। ईच यूनिट इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड फॉर इट्स फंक्शनैलिटी। जितने भी हमारे अलग अलग यूनिट्स बने, जितने भी अलग अलग मॉड्यूल बने, उस मॉड्यूल के एक एक यूनिट को हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज बेसिकली क्या है, हमारा कोडिंग फेज है, यानी इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और उनको प्रोग्राम मतलब उनको डेवलप कर किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में डेवलप करने के बाद उनको टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट को ही, इसी टेस्ट का हम लोग नाम देते हैं यूनिट टेस्टिंग। बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टेस्टिंग के बारे में। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट गैदर हुआ उसके आधार पे हमने सिस्टम को डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उनका कोडिंग किया, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज।
जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जो कि हमारा टेस्टिंग का फेज था, उसे टेस्टिंग भी कहते हैं और इंटीग्रेशन का फेज भी कहते हैं। इंटीग्रेशन और टेस्टिंग दोनों का फेज होता है बेसिकली वो। तो नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फेज। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट का फेज। और फाइनली आता है हमारा मेंटेनेंस का फेज। यही 6 फेजेस थे हमारे। तो इंटीग्रेशन का फेज का मतलब क्या है? क्योंकि इसके पहले जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा, प्रोग्रामिंग वाला फेज देखा, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक एक यूनिट को एक एक यूनिट का प्रोग्रामिंग किया, यानी यूनिट वाइज एक एक मॉड्यूल वाइज प्रोग्रामिंग किया। अब ये जितने भी अलग अलग हमने एक एक यूनिट बनाया और टेस्ट किया है, यूनिट टेस्टिंग किया है, उन सारे यूनिट को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, एक जगह पे लाएंगे ताकि हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो सके। और उसके बाद हम उनका टेस्ट करेंगे पूरे मॉड्यूल का, कि पूरा मॉड्यूल हमारा एक साथ काम कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। यानी सारे यूनिट कोडिंग जितने भी हम लोगों ने किया है उसको एक जगह इंटीग्रेट करेंगे और फिर उनका टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज, ये हमारा चौथा फेज हो गया। फिर इसके बाद हमारा अगला फेज आता है, पांचवा फेज, दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम। यानी जब हमारा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, देखो टेस्टिंग के अंदर दोनों ही तरह के टेस्टिंग होते हैं, फंक्शनल भी और नॉन फंक्शनल भी। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब हमारा सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर रहा है, ये सब फंक्शनल टेस्टिंग हो गया। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा सिस्टम हैंग तो नहीं कर रहा है, या स्पीड कैसा है। तो ये सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हो गया। उसके अंदर भी बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, हम लोग टेस्टिंग के टॉपिक में पढ़ेंगे उनके बारे में। उसके बाद प्रोडक्ट को डिप्लॉय करते हैं कहाँ, कस्टमर के इन्वायरमेंट में, या कस्टमर का जो सिस्टम है उस पे, या फिर मार्केट में रिलीज कर देते हैं मार्केट में बेचने के लिए। यानी एक्चुअल यूजर जहाँ पे उसे यूज करेगा वहां पे हम सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलेशन, जस्ट वहां पे हम अपने सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। नाउ इसके बाद हमारा छठा फेज शुरू होता है, दैट इज मेंटेनेंस का फेज। तो मेंटेनेंस का फेज क्या है? अब मेंटेनेंस का फेज सिर्फ इश्यूज के कारण ही नहीं होता है। देखो, देयर आर सम इश्यूज विच कम अप इन द क्लाइंट इन्वायरमेंट। जब क्लाइंट इन्वायरमेंट में हमारा सॉफ्टवेयर गया, अभी इससे पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में था, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में था, तो हम एक डेवलपर के पास जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट सिस्टम होता है, उस पर सारे चीजें होते हैं, हर तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वहां पे। जरूरी नहीं है कि उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन, उस तरह का इन्वायरमेंट मिले क्लाइंट के सिस्टम पे भी। तो जब वो क्लाइंट के सिस्टम पे जाता है तो हो सकता है कुछ इश्यूज आए। अब हम उस इश्यूज को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे कि भाई वो इशू किस लिए आया, उसके लिए अगर कोई पैचेज रिलीज करना है वो पैचेज रिलीज करेंगे। आप लोग भी देखते हो सॉफ्टवेयर में कुछ पैचेज आते हैं। पैचेज क्या है? जस्ट अगर कोई रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए। ऑल्सो, अब तो एक तो ये हो गया मेंटेनेंस में, दूसरा ये भी होता है मेंटेनेंस में कि अगर हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें किसी भी तरह का इन्हांसमेंट चाहिए प्रोडक्ट में, तो इन्हांसमेंट भी किया जाएगा मेंटेनेंस के फेज में। सम बेटर वर्जन आर रिलीज, ताकि हमारा एक अच्छा वर्जन रिलीज हो सके। मेंटेनेंस इज डन टू द डिलीवर दिस चेंजेस इन द कस्टमर इन्वायरमेंट। तब कस्टमर इन्वायरमेंट में हम सारे ये सारे चेंजेस दे देंगे तो उसे कहेंगे मेंटेनेंस का फेज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सारे फेजेज होते हैं वाटरफॉल मॉडलिंग में। नाउ अब हम लोग कुछ ये देखते हैं कि कब हम वाटरफॉल, देखो इस तरह से तो अभी जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, एसडीएलसी है। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि हम किस केस में कौन सा केस होगा तो हम लोग वाटरफॉल मॉडल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ केसेस समझते हैं, कुछ सिचुएशन समझते हैं जिसमें हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं। जैसे सम सिचुएशंस
वेयर द यूज ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे वाटरफॉल मॉडल ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, जैसे रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स्ड। देखो, जैसा कि हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल में शुरू में ही देखा था कि इसमें एक बार रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली है, रिक्वायरमेंट आ गया, तो उसके बाद सीधे डिजाइन फेज में चले जाते हैं, वहां से बैक नहीं आ सकते हैं रिक्वायरमेंट। तो मतलब ये है कि जहां पे अगर हमारा रिक्वायरमेंट करने के बाद एकदम वेल डॉक्यूमेंटेड हो जाए सॉफ्टवेयर और फिक्स हो जाए, जब जो भी रिक्वायरमेंट हमने लिया वही रिक्वायरमेंट है, एकदम क्लियर कट है, वही है, उसके अलावा कुछ चेंजेस उसमें नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे। दूसरा, प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल। प्रोडक्ट को जिस तरह से डिफाइन किया गया, मतलब जो कहा गया वही चीज है, उसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। क्योंकि चेंजेज अगर होगा तो हमें वापस से रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना होगा, वापस से डिजाइन करना होगा। तो इस तरह के जगहों पे हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं करते हैं। इसलिए अगर हमारा प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल है तो यहाँ पे हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। उसके बाद, टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट डायनेमिक। जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो अंडरस्टूड है, वो समझने लायक है, समझ अंडरस्टैंडेबल है, एंड इज नॉट डायनेमिक, और वो डायनेमिक नहीं होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, जो बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद, देयर आर नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट। कोई भी रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन वाला, कुछ उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एक बार रिक्वायरमेंट मिल गया वो कंप्लीट है, उसी के हिसाब से हमें आगे काम करना है। दूसरा, एम्पल रिसोर्सेस विथ रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज आर अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोडक्ट। मतलब एम्पल रिसोर्सेस का मतलब जितने हमें रिसोर्सेस चाहिए उतने रिसोर्सेस हमारे पास हो, और उनके पास जो भी एक्सपर्टीज होने चाहिए वो सारे एक्सपर्टीज उनके पास हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट मिले। यानी जिस तरह के जितने रिसोर्सेस चाहिए, उनके पास जो जो क्वालिटी चाहिए वो सारे होने चाहिए। और द प्रोजेक्ट इज शॉर्ट। प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जनरली छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं। बहुत बड़े प्रोडक्ट में, चूंकि देखो, बहुत जब जहां प्रोडक्ट का साइज बड़ा होगा या प्रोजेक्ट का साइज बड़ा होगा तो वहां तो रिक्वायरमेंट चेंज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर रिक्वायरमेंट चेंज होने के चांसेस रहेंगे तो वहां पे हमारा वाटरफॉल मॉडल सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर प्रोजेक्ट हमारा छोटा है तो उस केस में हम लोग वाटरफॉल मॉडल का यूज करेंगे। नाउ, अब वाटरफॉल मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं। अब पहले हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं, उसके बाद फिर उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है, उन्हें भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो वाटरफॉल मॉडल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे हमारा पहला एडवांटेज है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। यानी हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है समझने में भी और यूज करने में भी। नाउ, इजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल। इसको मैनेज करना भी आसान होता है क्योंकि ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे है वैसे फिक्स्ड है। फेजेज आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट ए टाइम। इसमें जब भी होता है एक फेज एक बार में कंप्लीट होता है, और वो जब कंप्लीट हो गया तभी हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, और जब हम नेक्स्ट फेज में चले गए तो बैक नहीं आ सकते हैं। इसलिए इसमें एक बार में एक ही फेज पे काम होता है। वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे कि रिक्वायरमेंट वेरी वेल अंडरस्टूड है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और वो प्रोजेक्ट छोटा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो एक बार में रिक्वायरमेंट भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर छोटा प्रोडक्ट है तो उसका रिक्वायरमेंट भी आप एक बार में आसानी से समझ सकते हो। तो वहां पे हम ये है वाटरफॉल मॉडल का बेनिफिट। दूसरा, क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस। जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे क्लियरली डिफाइंड होते हैं इसमें। वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन। इसका जो माइलस्टोन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो वेल अंडरस्टूड है। उसके बाद इजी टू अरेंज टास्क। जो भी टास्क हैं उसको आसानी से आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि सारा
स्टेज इसका क्लियरली डिफाइंड है तो उसको आसानी से मैनेज अरेंज किया जा सकता है। प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड, इसके जो प्रोसेसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो सभी वेल डॉक्यूमेंटेड हैं होते हैं इसमें। नाउ अभी हम लोगों ने एडवांटेज देखा, इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। नाउ तो ये सारे हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल के। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो पहला है नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड until लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। मतलब इसमें देखो होता क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से तो क्या है कि हमारा रिक्वायरमेंट पहले पूरा हो गया, फिर डिजाइन पूरा हो गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो गया, यानी कोडिंग पूरा हो गया, फिर टेस्टिंग हो गया। तो यह यहाँ पे वर्किंग सॉफ्टवेयर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि प्रोडक्ट फाइनली टेस्टेड होकर आपको डिप्लॉय न कर दिया जाए। यानी आपको प्रोडक्ट हमेशा लास्ट आवर में ही मिलेगा, जब हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा तब। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम किया दे दिया, थोड़ा सा काम किया दे दिया, थोड़ा सा काम किया दे दिया, वो इसमें नहीं होता है। एक बार में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और अनसर्टेनिटी भी होते हैं। क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर ऐसा फील्ड ही है जो फिक्स नहीं रहता है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो वही इसीलिए इनका यूज इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर कुछ चेंजेस आए तो फिर वाटरफॉल मॉडल काम नहीं करेगा। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, अगर कोई प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है मतलब थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है उसके लिए भी ये अच्छा नहीं है। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब है कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। बड़ा प्रोजेक्ट या फिर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा चल रहा है, काम बन रहा है, तो उनके लिए भी ये मॉडल अच्छा नहीं है। Now, not suitable for the projects where requirements are at a moderate to high risk of changing, वैसे प्रोजेक्ट के लिए भी ये सही नहीं है जिसमें चेंजिंग हमेशा होता है, जिसमें हमेशा ये रिस्क है कि कभी भी प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, कभी भी इसमें कुछ चेंज करना पड़ता है। तो उन चीजों के लिए भी, उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए भी ये सुटेबल नहीं होता है। अगेन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेट। अब एक नॉर्मल यूजर के लिए देखो, टेक्निकल यूजर तो कभी भी देख के समझ जाएगा कि प्रोजेक्ट में कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना कोडिंग हो गया, कितना टेस्टिंग हो गया, ये तो नॉर्मल एक टेक्निकल यूजर समझ सकता है। लेकिन नॉर्मल यूजर कभी भी इसमें प्रोग्रेस नहीं देख पाता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसको तभी मिलेगा जब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत में कितना काम होगा, अगर आप कभी जाओगे, अगर एक मान लो एक सॉफ्टवेयर में 10 मॉड्यूल है और वो बनाने के लिए आपने दे दिया, और अगर उसने कहा है कि 6 महीना लगेगा प्रोजेक्ट बनाने में, तो 4 महीने के बाद भी जाओगे कि भाई थोड़ा सा जितना बन गया है उतना दे दीजिए, पॉसिबल नहीं है। 5 महीने के बाद भी जाओगे, पॉसिबल नहीं है। जब मिलेगा तो पूरा, थोड़ा सा उसमें नहीं मिल सकता है। यानी इसमें आप उसका प्रोग्रेस नहीं देख सकते हो कि अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ एक नॉर्मल यूजर के लिए। नाउ कैन नॉट एकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है तो उसे ये एकोमोडेट नहीं कर सकता है। एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन एंड अ प्रोजेक्ट, अगर इसके स्कोप में कुछ एडजस्ट करने का कोशिश करते हो, एडजस्ट करना मतलब क्या, कुछ पहले से कुछ ऐसा था उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ एडजस्ट करने का जैसे ही कोशिश करेंगे वो एंड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को वो खत्म कर देगा, वहां उसके बाद प्रोजेक्ट सॉल्व आपका नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इसमें कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो रिक्वायरमेंट्स आपने एक बार फिक्स किया वैसे ही आपको आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा पूरा वाटरफॉल मॉडल के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।